नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि प्रत्येक चीज का हम दो बार रिवीजन करने वाले हैं साथियों, बिल्कुल आम भाषा में। आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो सभी बातें साथियों इसी वीडियो में याद होने वाली है। साथियों, मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। बट साथियों, शर्त मेरी यह है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र, अर्थात श्वसन तंत्र। अब साथियों, सबसे पहले यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया श्वसन तंत्र है क्या। तो मैं लिख देता हूं, पहला हमारा क्वेश्चन क्या बना कि श्वसन तंत्र क्या है। भाई, श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि श्वसन तंत्र क्या है। साथियों, जब मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था साथियों कि तंत्र का मतलब क्या होता है, अंगों का समूह। अंगों का समूह। साथियों, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई या फिर मानव शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है साथियों, वो होती है कोशिका। क्या होती है साथियों? कोशिका अर्थात सेल। बात क्लियर है साथियों? जब कोशिका समूह बना लेती है, जब साथियों कोशिका समूह बना लेती है तो किसका निर्माण होता है साथियों? उत्तकों का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तक क्या है, टिश्यू क्या है, तो साथियों आपको आंसर क्या देना है कि जब भैया कोशिका समूह बना लेती है तो किसका निर्माण होता है? उत्तकों का निर्माण होता है। जब साथियों ये उत्तक समूह बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है साथियों? अंगों का निर्माण होता है। अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है। जब साथियों ये अंग समूह बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो भैया अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब साथियों ये अंग तंत्र समूह बना लेते हैं तो भैया किसका निर्माण होता है? लिविंग बॉडी यानी कि सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो मैंने आपसे यही तो बताया है अभी कि भैया जब अंग समूह बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। यानी कि साथियों ये जो अंगों ने जो समूह बनाया है, ये सभी अंग एक जैसे कार्य करेंगे, किसी एक चीज में सहायक होंगे। तो साथियों मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं कि ऐसे अंगों का समूह, ऐसे अंगों का समूह जो श्वसन में सहायक हो, जो श्वसन में सहायक हो, क्या कहलाता है साथियों? वो कहलाता है भैया श्वसन तंत्र। वो श्वसन तंत्र कहलाता है। ये सभी अंग साथियों किस में सहायक होंगे? श्वसन में सहायक होंगे। अब भैया बात यह आती है कि श्वसन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता क्या है। तो साथियों अब हम समझते हैं कि भैया श्वसन क्या है। इसको मिटा दूं मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं साथियों कि श्वसन क्या है, मुझे बताओ। अगर आपको आता है तो आप भैया कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि श्वसन क्या है। सभी लोगों का अलग अलग आंसर आएगा। कोई तो कहेगा कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, श्वास लेना और श्वास छोड़ना साथियों श्वसन नहीं होता। कोई कहेगा कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या है? श्वसन है। ये नहीं है साथियों। कोई कहेगा वायु को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या है? श्वसन है। तो साथियों ये तीनों के तीनों ही डेफिनेशन गलत है भैया।
ये तीनों के तीनों ही डेफिनेशन गलत है भैया श्वसन की। तो एक्चुअली में श्वसन क्या है साथियों, इसके बारे में हम समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया है कि श्वसन तंत्र क्या है। तो ऐसे अंगों का समूह है साथियों जो श्वसन में सहायक होता है, उस अंगों के समूह को क्या कहा गया है, श्वसन तंत्र कहा गया है। फिर बात आती है कि श्वसन क्या है। तो साथियों श्वसन के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए भैया, वातावरण में आपको पता है बहुत सारी गैसें होती है। वातावरण में क्या होती है, एयर यानी कि वायु होती है। बात क्लियर है। तो साथियों इस वायु को ही तो हम श्वास लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनहेल करते हैं हमारी नाक की सहायता से, नोज, नाक की सहायता से साथियों हमने इस वातावरण में उपस्थित वायु को ली, जिसमें साथियों बहुत सारी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी साथियों अदर गैसें हैं। तो सबसे पहले इन्हें हमें नाक की सहायता से इन्हें हमने इनहेल की, यानी कि हमने नाक की सहायता से इस वायु को ली। बात क्लियर है। नाक के बाद में साथियों ये वायु कहां पर पहुंचेगी, तो ये पहुंचेगी साथियों फेरिक्स में। अब बात यह आती है कि फेरिक्स होता क्या है। तो साथियों फेरिक्स को कहा जाता है ग्रसनी। ग्रसनी भाई साहब भोजन व वायु का कोमन पथ है। अगर साथियों ग्रसनी में भोजन आया तो इसके बाद में साथियों भोजन कहां जाएगा, भोजन नली में जाएगा। अगर साथियों इस ग्रसनी के पास वायु आई तो इसके बाद में वायु कहां जाएगी साथियों, वायु नली में जाएगी। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि फेरिक्स क्या है साथियों, तो भोजन व वायु का कॉमन पथ है। भोजन व वायु का कॉमन पथ है। इतनी बात क्लियर है। देखिए भैया, अब ग्रसनी के बाद में वायु कहां जाएगी साथियों, ये एयर जाएगी साथियों विंड पाइप में। आप जानते हो विंड पाइप क्या होता है, विंड पाइप, इसका एक अन्य नाम हो रहा है साथियों ट्रेकिया। इसे हिंदी में कहा जाता है वायु नली। तो साथियों इसके बाद में ग्रसनी के बाद में वायु जाएगी वायु नली में, और वायु नली के बाद में साथियों वायु जाएगी भैया हमारे लंग्स के पास, हमारे फेफड़ों के पास। और फेफड़ों में क्या होता है साथियों, फेफड़ों में होता है आपका ब्लड, और ब्लड में क्या पाया जाता है साथियों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो भाई साहब ये वायु हमारे फेफड़ों तक आ गई, ये वायु हमारे फेफड़ों तक आ गई। अब साथियों ये जो वायु है, इस वायु में से ऑक्सीजन को तो कौन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन ले जाएगा। और साथियों ऑक्सीजन के अलावा जो हमने वायु हमारे फेफड़ों तक जो वायु पहुंची है, जो एयर पहुंची है, वो बची हुई एयर को साथियों वापस जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से साथियों वापस हमारे शरीर से बाहर चली जाएगी। उसी रास्ते से साथियों ये वायु हमारे शरीर से बाहर चली जाएगी। अब साथियों हीमोग्लोबिन ने किसको रोक के रख रखा है, ऑक्सीजन को रोक के रख रखा है भाई साहब। अब ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को किसके पास लेके जाएगा, सेल में टिश्यू के पास लेकर के जाएगा, यानी कि कोशिका व उत्तक के पास लेकर के जाएगा। कोशिका प्लस उत्तक के पास लेके जाएगा। कोशिकाओं में क्या होता है साथियों, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को जो हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन आया है, इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथियों जल और भैया एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में साथियों जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है, वो भाई साहब एटीपी के रूप में बनती है। और साथियों इस ऊर्जा को हमारी कोशिका और उत्तक काम में लेंगे, जिससे साथियों और वो अपना कार्य करेंगे। कोशिका उत्तक इस ऊर्जा को काम में लेंगे और वो अपना जो कार्य है साथियों उस कार्य को करेंगे। अगर कोशिका और उत्तक हमारे शरीर में कार्य करेगी तो साथियों हमारा शरीर भी कार्य करेगा, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन होती है, कोशिका होती है। तो आपको क्या समझ में आया, श्वसन क्या है, श्वसन क्या है साथियों, ये सारी प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। ये सारी प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये बताओ, नहीं तो एक बार और रिवीजन करवाता हूं। देखिए सुनिए, अब मैं अच्छे से बताता हूं आपको। हमारे वातावरण में वायु उपस्थित होती है, इसमें बहुत सारी गैसें होती है। इन्हें हम साथियों हमारी नाक की सहायता से इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं। नाक के बाद में साथियों ग्रसनी में हमारी ये वायु पहुंचती है।
ग्रसनी क्या है साथियों, तो भोजन और वायु का साथियों ये कॉमन पथ है भैया, ये ग्रसनी। बात क्लियर है। इस ग्रसनी के पास साथियों अगर भोजन आएगा तो बाद में ग्रसनी के बाद में साथियों वो भोजन नली में जाएगा। अगर साथियों वायु आएगी तो भैया वायु नली में पहुंचेगी। तो ग्रसनी के बाद में साथियों ये वायु कहां पर पहुंची, वायु नली में पहुंची। वायु नली के बाद में साथियों वायु कहां पर पहुंचेगी, हमारे फेफड़ों के पास पहुंचेगी। हमारे फेफड़ों के पास साथियों वायु पहुंच चुकी है। हमारे फेफड़ों में क्या होता है साथियों, ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा साथियों, इस वायु में से ऑक्सीजन को लेगा, और बची हुई जो वायु है साथियों वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से साथियों वापस चली जाएगी। जिस रास्ते से आई थी साथियों उसी रास्ते से वापस चली जाएगी और हमारे शरीर से बाहर चली जाएगी। सिर्फ हमारे फेफड़ों के पास जो ब्लड था उसने किसको रखा, उसने सिर्फ ऑक्सीजन को रखा। यहां तक बात क्लियर है। फिर साथियों ये ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन हमारी कोशिका और ऊतकों के पास लेकर के गया, और हमारी कोशिकाओं के पास क्या होता है साथियों, हमारी कोशिकाओं के पास भैया ग्लूकोज होता है। आपने श्वसन तंत्र आपने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारी कोशिकाओं के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को साथियों ये जो ऑक्सीजन आया है इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में साथियों जो ऊर्जा बनती है भाई साहब वो एटीपी के रूप में बनती है। इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है साथियों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस ऊर्जा को साथियों हमारी कोशिका और ऊतक काम में लेंगे, और जिससे साथियों कोशिका और ऊतक अपना कार्य करेंगे। अगर कोशिका और ऊतक साथियों हमारे अच्छे से कार्य करेंगे तो साथियों हमारा शरीर भी अच्छे से कार्य करेगा, हमारे शरीर में भी एनर्जी रहेगी। तो साथियों मैं कह सकता हूं कि भैया श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है साथियों ऊर्जा बनाना। हमारे शरीर में ऊर्जा बनाना साथियों श्वसन का मुख्य उद्देश्य है। और साथियों ये सारी जो प्रक्रिया है यहां से लेकर के यहां तक कि ये सभी साथियों क्या कहलाती है, ये साथियों श्वसन कहलाता है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है साथियों ऊर्जा बनाना। ध्यान रखना है साथियों आपको जो श्वसन होता है ये श्वसन कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है, कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। अब यह बात आती है कि ये कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो साथियों कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की, दिख तो रहा है ना आपको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है साथियों, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ठीक यही प्रक्रिया साथियों C6H12O6 को साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो अब आपको समझ में आया कि श्वसन क्या है और साथियों श्वसन तंत्र क्या है। बोलो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। श्वसन तंत्र साथियों ऐसे अंगों का समूह होता है जो साथियों श्वसन में सहायक हो। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है, ऐसे अंगों के समूह को साथियों श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब बात ये आती है साथियों कि श्वसन क्या है, तो साथियों हमने क्या किया, वातावरण से वायु ली, नाक के द्वारा हमने इनहेल की। अब साथियों ये नाक के द्वारा जो वायु है नाक के द्वारा हमने इनहेल की थी साथियों, अब कहां पर पहुंचेगी, नाक के बाद में ग्रसनी में पहुंचेगी। ग्रसनी के बाद में साथियों वायु नली में, वायु नली के बाद में फेफड़ों में,
फेफड़ों में ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है। तो साथियों जो फेफड़ों के पास में जो वायु आई है उसमें से ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेगा और बची हुई वायु को साथियों जिस रास्ते से वायु आई थी उसी रास्ते से वापस भेज देगा। फिर साथियों ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कोशिका और ऊतक के पास जाएगा। आपको पता है कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। साथियों तो हम कह सकते हैं कि भैया श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ऊर्जा बनाना है। श्वसन किस में सहायक होता है साथियों, कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। यानी कि साथियों ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो साथियों इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नाक के बारे में पढ़ेंगे, फेरिक्स ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, विंड पाइप के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे और साथियों किस तरीके से ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और ऊर्जा बनाई जाती है। ये सभी चीजें साथियों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। साथियों हमारे शरीर का जो मुख्य श्वसन अंग है साथियों वो कौन है, वो है साथियों फेफड़े। तो इस चैप्टर में हम साथियों संपूर्ण डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में किसके बारे में पढ़ते हैं साथियों, फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन साथियों आगे बढ़ने से पहले हम और किस किस के बारे में पढ़ेंगे और साथियों हम श्वसन तंत्र के जो प्रकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं श्वसन तंत्र के साथियों दो प्रकार होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। ये साथियों श्वसन दो प्रकार का होता है। उसके बाद में साथियों अलग अलग जीवों के जो मुख्य श्वसन अंग है साथियों उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो आ गई क्या, आ गई हो तो ये बताओ। और साथियों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं भैया श्वसन के भाग यानी कि श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार का होता है साथियों, दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके भैया। आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि श्वसन क्या होता है, सांस छोड़ना और सांस लेना साथियों श्वसन होता है क्या, नहीं। ऑक्सीजन को लेना साथियों और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या श्वसन होता है क्या, नहीं भैया। जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है साथियों वो पूरी प्रक्रिया साथियों श्वसन कहलाती है। श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है साथियों, ऊर्जा बनाना। मेन उद्देश्य क्या है साथियों, ऊर्जा बनाना। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि श्वसन किस में सहायक होता है तो भैया कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है। कोशिकीय श्वसन क्या होता है साथियों, इसमें कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों, कोशिकीय श्वसन कहलाती है। चले भैया अब आगे। अब देखिए भैया अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, श्वसन तंत्र के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों ये श्वसन तंत्र है ये दो प्रकार का होता है। एक तरफ लिख लीजिए साथियों आप एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी तरफ लिख लीजिए भाई साहब आप अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीश्वसन और साथियों अनऑक्सीश्वसन। इसका एक नाम हो रहा है साथियों वायवीय श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन। अब तक मैंने आपको क्या बताया, अब तक मैंने आपको यह बताया कि श्वसन तंत्र है साथियों ये दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सी श्वसन और साथियों अनऑक्सी श्वसन, या फिर मैं कह सकता हूं वायवीय श्वसन या फिर साथियों अवायवीय श्वसन। इतना आपको समझ में आ गया। साथियों आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा ऑक्सी श्वसन यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें साथियों ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती हो,
ऐसा श्वसन जो साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो। तो मैं लिख सकता हूं साथियों, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और साथियों ये स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा अनोक्सी श्वसन, यानी कि ऐसा श्वसन साथियों जो भैया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऐसा श्वसन साथियों जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो कहलाता है अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। और साथियों ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो श्वसन कहलाता है साथियों ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। अब देखिए इस वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन में क्या होता है साथियों, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 इसे साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी का निर्माण किया जाता है। बात क्लियर है साथियों। इसमें ध्यान रखना है एटीपी के 38 अणुओं का निर्माण होता है। 38 अणुओं का निर्माण होता है। यह बात क्लियर है। ये तो साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ रहा है, लेकिन यहां पर भैया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। यहां पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं तोड़ेगा C6H12O6। यहां पर जो ग्लूकोज है साथियों ये अपने आप टूटेगा और क्या क्या बनाएगा साथियों, तो ध्यान रखना है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है साथियों C3H6O3, ध्यान रखना है। और साथियों क्या क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी बनाएगा। यहां पर एटीपी के सिर्फ साथियों 2 अणुओं का निर्माण होता है। 2 अणुओं का क्या होता है साथियों, निर्माण होता है। तो साथियों आपको एक बात समझ में आई क्या, वो बात क्या है साथियों, वो बात यह है भैया कि हमने देखा कि एटीपी का यहां पर 38 अणुओं का निर्माण हो रहा है और साथियों यहां पर एटीपी के सिर्फ 2 अणुओं का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साथियों यहां पर ग्लूकोज का पूर्णतः दहन हो रहा है और साथियों यहां पर ग्लूकोज का पूर्णतः दहन नहीं हो रहा है। तब जाकर तभी तो साथियों 2 अणुओं का निर्माण हुआ है सिर्फ, और इस तरफ साथियों पूरे 38 अणुओं का निर्माण हुआ है। तो साथियों एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया ग्लूकोज का वायवीय श्वसन में पूर्णतः दहन होता है। पूर्णतः दहन होता है। दहन का मतलब क्या है साथियों, जलना, यानी कि यहां पर जो ऑक्सीजन है साथियों वो पूरी तरीके से जल जाता है। लेकिन भैया अगर मैं इस तरफ देखूं तो यहां पर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का पूर्णतः दहन नहीं होता, दहन नहीं होता। यहां तक बात क्लियर है? बोलो ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? अब देखिए इसके अलावा साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्सी श्वसन होता है वो कहां पे होता है और जो अनोक्सी श्वसन होता है साथियों वो कहां पर होता है, जगह कौन सी है? तो साथियों ऑक्सी और अनोक्सी दोनों ही श्वसन कोशिका में होते हैं, लेकिन भैया कोशिका में कहां होते हैं? तो भैया अब इसकी जगह के बारे में देखिए, जगह कौन सी है साथियों, साइट कौन सी है? साइटोप्लाज्म। जो ऑक्सी श्वसन होता है साथियों ये होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। और दूसरी लोकेशन है साथियों इसकी माइटोकॉन्ड्रिया। दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये भाई साहब ध्यान रखना है, कोशिका द्रव और साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन। जबकि साथियों मैं इस तरफ बात करूं अनोक्सी श्वसन की तो ध्यान रखना है ये कहां पर होता है, ये सिर्फ साथियों साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। बोलो भैया आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट?
कैसी लग रही है आपको वीडियो, ये तो बता दो यार कमेंट बॉक्स में। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। जल्दी फटाफट बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में आ गया हो तो ये बताओ, नहीं आया हो तो ये बताओ। अगर आ गया है साथियों तो एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने आपसे ये कहा साथियों कि श्वसन तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। साथियों एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है अनोक्सी श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन। जैसा कि आपको पता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है ऑक्सी श्वसन यानी कि ऐसा श्वसन साथियों जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, और साथियों अनोक्सी श्वसन का मतलब क्या है, ऐसा श्वसन साथियों जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, अनुपस्थिति हो। तो साथियों ध्यान रखना है, यहाँ पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पर एटीपी के 38 अणुओं का निर्माण होता है, और यहाँ पर साथियों जो ग्लूकोज होता है वो अपने आप टूटता है साथियों, यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। और साथियों जो अंतिम उत्पाद है वो क्या क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है साथियों C3H6O3। कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी के साथियों यहाँ पर दो अणुओं का निर्माण होता है। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, ये आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। इतनी बात क्लियर है। फिर साथियों आपने देखा कि यहाँ पर एटीपी के 38 अणुओं का निर्माण हो रहा है साथियों, और यहाँ पर एटीपी के सिर्फ 2 अणुओं का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब क्या है साथियों, यहाँ पर ऑक्सीजन पूर्ण तरीके से साथियों दहन नहीं हुआ है इस तरफ, इसी कारण तो साथियों 2 अणुओं का निर्माण हुआ है। और इस तरफ देखा जाए साथियों तो 38 एटीपी का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्णतः दहन हो गया है साथियों, और यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्णतः दहन नहीं हुआ है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि ऑक्सी श्वसन की साइट कौन सी है, जगह कौन सी है, ऑक्सी श्वसन कहां पर होता है। तो साथियों दोनों ही हमारी कोशिकाओं में होता है, लेकिन ये होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये साथियों साइटोप्लाज्म में होता है यानी कि कोशिका द्रव में होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो अब इनके उदाहरण पढ़ लेते हैं साथियों, जो आपसे आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोलो भैया, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो चले हम आगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, फिर हम इनके उदाहरण पढ़ते हैं। मिटा दो भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए भैया, अब इनके हम उदाहरण की बात करते हैं। तो ऑक्सी श्वसन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले साथियों जितने भी एनिमल्स हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी, साथियों उन सभी में कैसा श्वसन होता है। तो ध्यान रखना है साथियों, उन सभी में ऑक्सी श्वसन होता है। और देखिए अगर हम मनुष्य की बात करें साथियों तो मनुष्य में भी ऑक्सी श्वसन होता है। यह बात क्लियर है। मनुष्य के अलावा साथियों बात करें तो जितने भी पक्षी है साथियों, उन पक्षियों में भी साथियों ध्यान रखना है ऑक्सी श्वसन होता है। अगर हम बात करें साथियों मेंढक की, सांप की, छिपकली की, साथियों इन सब में भैया कैसा श्वसन होता है, इन सभी में साथियों ऑक्सी श्वसन होता है। बोलो ये बात क्लियर है। मैंने कहा जितने भी एनिमल्स है, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता बंदर, इस सभी में साथियों कैसा श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। मनुष्य में भी ऑक्सी श्वसन होता है, जितने भी पक्षी है उन सभी में साथियों ऑक्सी श्वसन होता है। मेंढक सांप छिपकली इन सब में भी साथियों ऑक्सी श्वसन होता है। ये बात क्लियर है। अब साथियों अनोक्सी श्वसन किस किस में होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, और यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट आता है साथियों कीड़े मकोड़ों में भैया, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन कीड़ों मकोड़ों में साथियों कौन सा श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन होता है। तो साथियों मैं पहला लिख देता हूं कीट। पहला कौन सा है, कीट। बात क्लियर। तो कीटों में कौन सा श्वसन होता है साथियों, ऑप्शन पीछे की तरफ लिख देता हूं कीड़े मकोड़े। इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में साथियों कौन सा श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन होता है कीटों में। और देखिए जो साथियों सूक्ष्म जीव है,
उन सूक्ष्म जीवों में भी साथियों कैसा श्वसन होता है? अनोक्सी श्वसन होता है। सूक्ष्म जीवों का मतलब क्या है? तो साथियों ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो भैया उन जीवों में भी कैसा श्वसन होता है? ये अनोक्सी श्वसन होता है। सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से हैं? जैसे कि भैया जीवाणु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवाणु में किस प्रकार का श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है या अनोक्सी श्वसन होता है साथियों, तो ध्यान रखना है भैया, जीवाणु में और साथियों कवक में अनोक्सी श्वसन होता है। बात क्लियर है? दो चीज आपको याद हो गई, कीटों में कौन सा श्वसन होता है? अनोक्सी श्वसन, और सूक्ष्म जीवों में जीवाणु और कवक में कैसा श्वसन होता है साथियों? अनोक्सी श्वसन होता है। तीसरी चीज, आपने किण्वन प्रक्रिया का नाम सुना है कभी? तो साथियों किण्वन की जो प्रक्रिया होती है इसमें भी जो श्वसन होता है साथियों वो अनोक्सी श्वसन होता है। इस किण्वन की प्रक्रिया का उदाहरण क्या क्या है साथियों? जैसे कि दूध से दही बनना, अंगूर से शराब बनना, और साथियों गोबर से गैस का निर्माण करना। ये किसकी प्रक्रिया पर आधारित है साथियों? किण्वन की प्रक्रिया पर आधारित है। और किण्वन की प्रक्रिया में साथियों अनोक्सी श्वसन होता है। इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए साथियों ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो किण्वन की प्रक्रिया में कैसा श्वसन होता है साथियों? अनोक्सी श्वसन होता है। किण्वन की प्रक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं? दूध से दही बनना, अंगूर से शराब बनना, गोबर से गैस का निर्माण होना। और देखिए भैया साथियों हमारी मांसपेशियों में भी साथियों अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है जिस कारण साथियों में थकान व दर्द महसूस होता है। और साथियों इसका फाइनली जो रिजल्ट होता है साथियों वो किसका निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का, यानी कि लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण साथियों में थकान व दर्द महसूस होती है। तो भैया ये क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, डबल स्टार लगा लेना। इसके अलावा साथियों बीजों की जो अंकुरित अवस्था होती है, बीजों की जो अंकुरित अवस्था होती है, इस बीजों की अंकुरित अवस्था में भी साथियों कैसा श्वसन होता है? तो भैया अनोक्सी श्वसन होता है। ये सभी उदाहरण किसके हैं साथियों? अनोक्सी श्वसन के उदाहरण हैं। इनमें से आपसे कोई सा भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो बताओ भैया अब आपको ये याद हुए या नहीं हुए? जल्दी जल्दी बताओ भैया जी। बहुत सिंपल सी बातें थी। सबसे पहले साथियों हमने श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा, फिर उनके बारे में जाना कि उनमें क्या क्या होता है। ये श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। फिर उसके बाद में साथियों हमने उदाहरण पढ़े। इन उदाहरणों में भी साथियों आपको मैंने बताया कि जो ऑक्सी श्वसन है ये किस किस में होता है साथियों। तो जितने भी एनिमल्स है, गाय भैंस घोड़ा बकरी शेर हाथी लोमड़ी जितने भी है साथियों, बिल्ली कुत्ता, उन सभी में साथियों ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में साथियों मनुष्य में भी ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। और साथियों जो पक्षी होते हैं, इन पक्षियों में भी ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद मेंढक सांप छिपकली साथियों, इन सभी में भैया ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया साथी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया किस किस में होती है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें आप कीट कहते हो, उन कीटों में साथियों अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया साथियों कि जो सूक्ष्म जीव है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए साथियों माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। साथियों ऐसे जीव कौन कौन से हैं? जैसे कि जीवाणु है, कवक है। तो इनमें भी साथियों ध्यान रखना है आपको, अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया साथियों कि जो किण्वन की जो प्रक्रिया है, जो किण्वन की प्रक्रिया है साथियों, किण्वन की प्रक्रिया में भी अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसके उदाहरण क्या क्या है साथियों किण्वन की प्रक्रिया के? जैसे कि दूध से दही बनना, अंगूर से शराब का निर्माण करना, गोबर से गैस का निर्माण करना, ये सभी किसके उदाहरण है साथियों? किण्वन की प्रक्रिया के उदाहरण है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगली बात देखिए भैया, साथियों आपको थकान महसूस होती है।
किसके कारण होती है? आपकी मांसपेशियों में साथियों अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनता है, और ये लैक्टिक अम्ल के कारण ही साथियों आपको थकान और दर्द महसूस होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है अलग अलग लैंग्वेज में, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। साथियों जो बीजों की जो अंकुरित अवस्था होती है साथियों, उसमें भी कैसा श्वसन होता है साथियों? अनोक्सी श्वसन होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल साथियों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। आशा करता हूं साथियों अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बोलो भैया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ करो, नहीं आ रहा है तो ये करो। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल हूं। किस लिए आया हूं साथियों? मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं साथियों प्रत्येक चीज का। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2-2 बार रिवीजन करवा रहा हूं, सेशन में बहुत मजा आ रहा है साथियों। में ऐसे पढ़ रहे हैं कि जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे अगर आपका मन साथियों हमारी इस क्लास में। और साथियों मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ में याद करवाता हुआ भी चल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो साथियों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो बताओ, याद हुई चीजें आपको? आपके इनके एग्जाम्पल याद हुए? बोलो भैया जी। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ये बताओ ताकि हम आगे चले भैया आगे। मिटा दूं? ओके भैया। अब हम पढ़ेंगे साथियों अलग अलग जीवों के कौन कौन से श्वसन अंग हैं। देखिए भैया, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारा जो मुख्य श्वसन अंग है साथियों वो कौन सा है? वो भैया फेफड़े हैं। और इस वीडियो में यानी कि इस अध्याय में साथियों हम फेफड़ों के बारे में ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? नोट लगाकर ये लिख लेना कि हमारा मुख्य श्वसन अंग, हमारा मुख्य श्वसन अंग कौन है साथियों? लंग्स है। एक जोड़ी होते हैं साथियों, एक पेयर होते हैं। बात क्लियर है? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? जीवों के आधार पर मुख्य श्वसन अंग के प्रकार। जीवों के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं साथियों मुख्य श्वसन अंग के प्रकार, यानी कि ऐसे कौन कौन से जीव है जिनके साथियों मुख्य श्वसन अंग क्या क्या है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई साहब मेंढक की, फ्रॉग। साथियों जो मेंढक है साथियों ये उभयचरी है। ये भैया पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, ये आपको पता है। लेकिन भैया बात यह आती है कि ये पानी में रहता है तब साथियों ये किसके द्वारा श्वास लेता है? तो आपको पता है भैया ये त्वचा के द्वारा श्वास लेता है। और साथियों ये जब धरती पर रहता है भैया तब ये फेफड़े यानी कि लंग्स के द्वारा श्वास लेता है। बोलो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपसे कहा कि जो मेंढक है साथियों ये उभयचरी है। ये पानी में तो साथियों त्वचा से सांस लेता है और साथियों धरती पर फेफड़ों से सांस लेता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया मेंढक का जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन कौन सा है? त्वचा भी है साथियों और भैया फेफड़े भी है। बोलो आपको ये बात याद हुई या नहीं हुई? बोलो भैया। उसके बाद में बात करते हैं भैया हम केंचुआ के बारे में। साथियों जो केंचुआ होता है इस केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन किसान का मित्र है? तो भैया केंचुआ है। और केंचुआ का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है साथियों? त्वचा है। मैंने कहा कि केंचुआ का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है भाई साहब? त्वचा है। ये बात क्लियर है? और देखिए नंबर 3 पर हम बात करते हैं साथियों अमीबा की। तो आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय जीव है।
एक कोशिकीय जीव है। यानी कि मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा में एक ही कोशिका होती है साथियों, यही इसकी कोशिका है, यही इसका जीव है। तो साथियों इसका जो मुख्य श्वसन अंग होगा वो कौन सा होगा, वो होगा साथियों शरीर की सामान्य सतह। शरीर की सामान्य सतह से साथियों श्वसन करता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है नहीं है? अब बात करते हैं साथियों तिलचट्टा की। तिलचट्टा जिसे आप क्या कहते हो, कॉकरोच कहते हो। तो साथियों ध्यान रखना है, ये इसका जो मुख्य श्वसन अंग है साथियों वो है विंड पाइप, जिसे आप साथियों ट्रेकिया या फिर साथियों वायु नली कहते हो। इस वायु नली के द्वारा साथियों ये श्वसन करता है। तो तिलचट्टा का मुख्य श्वसन अंग कौन सा हो गया साथियों, वायु नली, विंड पाइप या ट्रेकिया। बात क्लियर है? नंबर 5 पर बात करते हैं साथियों हम मेंढक की, मछली की। तो भैया जो मछली होती है, इस मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है साथियों वो होते हैं गलफड़े। वो क्या होते हैं साथियों, वो भैया गलफड़े होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, गलफड़े। केंचुआ का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, त्वचा है। अमीबा का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो भैया शरीर की सामान्य सतह है। तिलचट्टा का वायु नली। नंबर 6 पर बात करते हैं साथियों हम एनिमल्स की। तो साथियों जितने भी एनिमल्स और जितने भी साथियों जो पक्षी है, मनुष्य भी इसी में आता है, उन सब का जो मुख्य श्वसन अंग होता है साथियों वो होता है लंग्स। और लंग्स एक पेयर होते हैं, यानी कि एक जोड़ी होते हैं। मैं अच्छे से लिख देता हूं, एक पेयर। बोलो ये बात हुई क्लियर नहीं हुई आपको? आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। इसके बाद में साथियों और बात करते हैं, पादप भी तो श्वसन करते हैं साथियों। पादप किससे श्वसन करते हैं? पादपों का जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा है, लीफ है, पत्तियां है साथियों। ये हमारी जो पत्तियां है, इस पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है वातरंध्र। तो साथियों ये जो वातरंध्र होता है ये भैया पादपों का मुख्य श्वसन अंग है। साथियों ये वातरंध्र दिन के समय तो बंद रहते हैं, दिन के समय तो ऑफ रहते हैं, और साथियों रात के समय ये खुले होते हैं। तो रात में साथियों ये अधिक मात्रा में श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। बात क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताओ। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो ये बताओ, मैं इसका वापस रिवीजन करवा देता हूं। बोलो भैया ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाने का काम तो मेरा है और आपको याद करवाने का काम भी मेरा ही है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो मुख्य श्वसन अंग है साथियों वो कौन सा है, फेफड़े, लंग्स है। बात क्लियर? ठीक उसी प्रकार साथियों हम विभिन्न जीवों के बारे में बात करें कि इन जीवों का जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले हम मेंढक की बात करते हैं साथियों। तो मेंढक उभयचरी है। उभयचरी का मतलब यह है साथियों कि ये भैया धरती पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। जब साथियों धरती पर रहेगा तो भैया लंग्स यानी कि फेफड़ों से श्वास लेता है, श्वसन करता है, और साथियों जब ये पानी में रहेगा तब भैया त्वचा से। बात क्लियर है? केंचुआ की बात करें साथियों तो केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसान का मित्र कौन है, तो यह केंचुआ है। क्यों है, क्यों कहा जाता है, ये साथियों हम एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों केंचुआ का जो मुख्य श्वसन अंग है वो त्वचा है। अमीबा की बात करें साथियों तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है साथियों। इसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, यही कोशिका में साथियों पाचन होता है, श्वसन होता है, यही कोशिका इसका शरीर है। तो ध्यान रखना है इसका मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, शरीर की सामान्य सतह है। तिलचट्टा को जिसे आप कॉकरोच कहते हो, इसकी बात करें साथियों तो विंड पाइप ट्रेकिया या वायु नली इसका मुख्य श्वसन अंग है। मछली की बात करें तो मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, गलफड़े हैं साथियों। अगर मैं एनिमल की बात करूं यानी कि जानवरों की बात करूं, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता, इन सभी की बात करूं साथियों, जंतुओं की बात करूं, मैं पक्षियों की बात करूं, मैं मनुष्य की बात करूं, तो इन सभी का जो मुख्य श्वसन अंग है साथियों वो लंग्स है, फेफड़े हैं। और साथियों ये एक जोड़ी होते हैं, पेयर में होते हैं। ध्यान रखना, एक पेयर का मतलब होता है दो,
यानी कि एक जोड़ी। पादपों की बात करें साथियों तो पादपों का जो मुख्य श्वसन अंग है साथियों वो पत्तियां है। पत्तियों में साथियों श्वसन होता है। पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वातरंध्र कहा जाता है। ये वातरंध्र ये साथियों इन पादपों का मुख्य श्वसन अंग है। दिन के समय साथियों ये ओप रहते हैं, ये वातरंध्र, ये छोटे छोटे छिद्र, और रात के समय ये खुल जाते हैं। तो ध्यान रखना पादपों में साथियों दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से भोजन बनाते हैं, और भैया रात में ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो अब बताओ आपको क्या समझ में नहीं आया? कितनी सिंपल बातें हैं यार, कितने आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। बताओ कितने आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं और अब भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर कब समझ में आएगा? प्रत्येक चीज का 2-2 बार 3-3 बार रिवीजन करवा रहा हूं, तो इससे अच्छा और क्या बताऊं यार। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, 3-3 बार रिवीजन करवाने के बाद भी आपको चीजें समझ में नहीं आती तो फिर मतलब क्या है? अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है साथियों तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए जो भी आपका डाउट है उसके बारे में। इस चैप्टर के बारे में नहीं, संपूर्ण बायोलॉजी के बारे में आप भाई साहब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, आपको जरूर उत्तर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही दोगे। प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार साथियों, ताकि हम लाइव पढ़ सके, हमारी फैमिली बड़ी हो सके। और जितने भी आपके भाई बहन हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बता दो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। एक एक चीज के नोट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है साथियों। आगे चैप्टरों में बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। अगर आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यू करनी है साथियों तो मैंने मेरे चैनल पर पहले चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रखी है कि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। श्वसन तंत्र के चैप्टर वाइज एमसीक्यू का जो प्लेलिस्ट है उसकी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो साथियों। जितने भी क्वेश्चन बने हैं श्वसन तंत्र से साथियों वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में करवा रखे हैं। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे इससे। मिलते हैं साथियों कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।